नमस्कार, आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट अभिषेक रंजन और मैं आपके साथ आपका अभिषेक रंजन। आज के इस लाइव में मुख्यतः हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस से समय रहते कैसे लड़ा जाए और कैसे समय रहते हम इसका सही उपचार कर सकते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं, जिसमें हमारे साथ हैं प्रतीक रत्न जी। प्रतीक रत्न जी एक युवा बायोलॉजी के फैकल्टी हैं और बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाते हैं और कोरोना वायरस पर इनकी एक विशेष पकड़ है और ये एक कोरोना वायरस से संबंधित जानकारियों को इकट्ठा कर रहे हैं और इन्हीं जानकारियों को आज ही हमारे बीच साझा करेंगे। वहीं हमारे साथ इस चर्चा में आर के आनंद जी हैं। आर के आनंद जी का परिचय यह है कि ये भी एक युवा है और बिहार विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। विगत कुछ दिनों से कोरोना महामारी से परेशान हैं और अभी अभी ये कोरोना से रिकवर कर रहे हैं। कोरोना से लेकर के इनसे बात हम ये करेंगे कि इन्होंने कोरोना के दौरान कैसे इन्हें पता चला कि ये इस महामारी से पीड़ित हो चुके हैं और कौन-कौन सी परेशानियां का इन्हें सामना करना पड़ा। सबसे पहले इस चर्चा में आने के लिए आप दोनों मेहमानों का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं हम प्रतीक रत्न जी से कि कोरोना महामारी के दौरान कौन से उपचार सही हैं और कैसे सही समय रहते हम प्राणघात होने से बचाया जा सकता है लोगों को। जी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जर्नलिस्ट अभिषेक रंजन के इस पेज पर हमें आमंत्रित करने के लिए। तो जैसा कि आपने पूछा कि कौन से सही इलाज इसमें कारगर होंगे, तो बेसिकली कोरोना का अगर आप देखें तो पिछले साल की अगर बात करें तो इसको हम लोग सारस के कैटेगरी में रख रहे थे। सारस यानी कि SARS, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जाता है लास्ट में, सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है कि यहाँ पर बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। तो जब तक किसी भी डिजीज का प्रॉपर मेडिकेशन नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट ना आए, तब तक हम लोग उसका सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट देखते हैं। तो अगर पेशेंट के ट्रीटमेंट की बात है कि कौन से उपचार से हम इनको ठीक कर सकते हैं, तो ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का सिम्टम बॉडी में प्रेजेंट होगा, जिस तरीके का सिम्टम अपीयर होगा, उसके हिसाब से इसको ट्रीटमेंट इसका किया जाता है। अब है कि पकड़ेंगे कैसे बीमारी के क्या क्या लक्षण है। तो लक्षण में सूखा खांसी है, गले में खराश, गले में दर्द और फीवर, ठीक है। बुखार 2 के ऊपर जा रहा है, 3-4 दिन तक जा रहा है, इसका मतलब है कि आप में बहुत ज्यादा संभावना है कोरोना की। खांसी है, सर्दी है और हेडेक है, शरीर में दर्द है। तो अभी लगभग बहुत इतना ज्यादा सिम्टम आ चुका है इसका, कोरोना के नए नए स्ट्रेन सामने देखे गए हैं, तो सिम्टम्स भी इसके हिसाब से बहुत तरह के हैं। तो अच्छा प्रतीक जी, एक वर्तमान सवाल की बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जी कि क्या बिना सिम्टम के भी कोरोना वायरस आपके फेफड़ों तक पहुंच जाता है? क्या बिना सिम्टम आए भी ये आपकी HRCT स्कोर को बढ़ा सकता है? नहीं, देखिए HRCT स्कोर को बिना सिम्टम से आप नहीं पकड़ सकते हैं। कोरोना में कोई ना कोई सिम्टम तो आएगा ही, क्योंकि जब भी कोई बाहरी बायोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो जब भी कोई बाहरी पैथोजन हमारे शरीर में, नहीं सिर्फ पैथोजन की बात नहीं करेंगे, कोई सेल भी अगर आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आपका इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करता है और उस कार्रवाई का परिणाम जो है आपके शरीर पर जरूर दिखा जाएगा। तो ये जो बुखार जो होता है, ये भी उस कार्रवाई का ही एक परिणाम होता है, ठीक है। तो सिम्टम तो कोई ना कोई आएगा ही। हाँ, ये हो सकता है कि माइल्ड सिम्टम आए और पेशेंट उस समय उसको अनदेखा कर दे, उसको बहुत हल्के में ले ले और फिर बाद में वो फैल जाए, तो बाद में फिर उससे परेशानी बढ़ सकती है। जैसा प्रतीक जी का कहना है कि आनंद, कि कोई भी पैथोजन अगर शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर एंटर करता है तो नॉर्मली शरीर की टेम्परेचर हाई होती है या फिर उन्हें कोई अदर सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, तमाम तरह की परेशानियों को उनको सामना करना पड़ सकता है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपका कोरोना के दौरान कैसी स्थिति रही और किन परेशानियों को आपको झेलना पड़ा और आपकी सीवियरिटी कितनी रही? क्योंकि आप नॉर्मल सबसे माइल्ड, पहले जैसा जानकारी हमें प्राप्त है आनंद भाई, कि आप माइल्ड सिम्टम के पेशेंट नहीं रहे हैं। आपने इस कोरोना से लंबे समय से जूझा है और कोरोना ने आपको बहुत तरीके से परेशान भी किया है। जी। सबसे पहले अभिषेक जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। जी। मेरा
सिटी स्कोर HRCT स्कोर 11/25 था, यानी कि मुझे कोविड-19 निमोनाइटिस था। तो निमोनिया तो मुझे हो गया था, कोविड निमोनिया। और कैसे मुझे मैंने रिकवर किया या इतने लंबे टाइम तक मेरा कैसे चला, इसके लिए आपको सबसे पहले दर्शकों को ये बताएंगे कि आपको पता कैसे चला कि आप कोविड से हाँ, परेशान हैं, ये चीजें कैसे पता वही चली? जी। सबसे पहले स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ। सबसे पहले मेरा पैलेट और माउथ पूरा सूखने लगा था, पूरा चिपक जाता था। कितना भी पानी पिए लेकिन लगता था कि पूरा मुँह सूख रहा है, बिल्कुल सूख जाता था। और ये सबसे पहला लक्षण मुझे मिला था, लेकिन इग्नोर कर दिया था क्योंकि मुझे बहुत सारा परेशानी हो रहा था, घर में बहुत सारे पॉजिटिव थे इसलिए, तो सब इग्नोर करते चला गया। उसके बाद गले में सूखा आ रहा था, गला सूखना शुरू हो गया। पहले सबसे पहले मुँह 2 दिन तक सूखा। कितना भी पानी पिए सब कुछ हो रहा था, लेकिन गला सूखना शुरू हुआ, टेस्ट लॉस हो गया और स्मेल भी लॉस हो रहा था। टेस्ट तो कंप्लीटली लॉस हो रहा था। नमक कितना भी डाला हुआ रहे, नमक आपको पता ही नहीं चलेगा, खाने का कोई स्वाद नहीं आएगा। हो सकता है कि बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा था मुझे भी। उसके बाद फिर 3 दिन बाद से फ़ीवर आने लगा। फ़ीवर आता था किसी को, जैसे मेरे घर में मेरी मम्मी और पापा को 100 बुखार आ रहा था, 100 से ज़्यादा नहीं जाता था। वो लोग कोरैड 5 था, कोविड-19 ही थे। मेरा मेरा भी जब आया था तो कोविड-19 ही था, कोरैड 5। और मुझे बुखार 1.5 इतना या उससे भी कभी-कभी हाई चला जाता था। तो ये एक अपने ही घर में मुझे देखने के लिए मिला कि 2 आदमी का कभी 100 से ऊपर नहीं जा रहा था और मेरा बहुत हाई जाता था फ़ीवर। जब फ़ीवर मेरा 4-5 दिन चला, 4-5 दिन हो गया, 21 अप्रैल को फ़ीवर आया था मुझे और 26 अप्रैल को मैं डॉक्टर के पास गया कि मुझे 4-5 दिन से फ़ीवर हो रहा है। 26 अप्रैल को ही मैं फ्री हुआ था अपने पापा के बाद, तो डॉक्टर के पास गया तो वो कोविड का बताए थे। उसके बाद से मेरा परेशानी शुरू हो गया क्या कि मुझे चेस्ट में पेन शुरू हो रहा था। ये मिडिल में शुरू होता था, कभी इधर शुरू हो रहा था, मतलब हर जगह हल्का-हल्का दर्द हो रहा था, लेकिन चेस्ट में हल्का पेन शुरू हो रहा था। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया HRCT के लिए, तो 11/25 आया था। अब निमोनिया में जैसे आपको कोविड का पता चल जाएगा कि हाँ, फ़ीवर आ रहा है या मुँह सूख रहा है, लेकिन निमोनिया के थोड़े कम लक्षण पता चलते हैं। छोटा-छोटा चीज़ को पकड़ना पड़ता है। जैसे अगर कौन-कौन सी पेन भी छोटी हो रहा चीजें वो है, हो सकती हैं? जी, जी। एक तो फ़ीवर आपको रहता है। निमोनिया का जैसे अभी तक जितना भी सुने हैं हम, तो जैसे कोविड-19 अगर सिंपल है तो आपको फ़ीवर नहीं भी आ सकता है, एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है। लेकिन कोविड-19 निमोनियाइटिस है, तो आपको फ़ीवर आ ही जाता है जनरली। जितने भी अभी तक जाने हैं या डॉक्टर ने बताया है, उसमें फ़ीवर आ जाता है। और प्रतीक जी से इसे ही हम समझने का प्रयास करते हैं। आनंद जी ने जैसा बताया कि इनकी HRCT स्कोर जो थी वो 25 11 स्कोर था 25 के फुल में। तो ये 11 की कितनी सिविरिटी है, 11 स्कोर तक जाना कितना नुकसानदायक है, और मूल विषय यह है कि हम HRCT स्कोर आखिर इंडिकेट क्या करता है, HRCT के स्कोरिंग से आखिर हम क्या समझते हैं और कैसे हम पहचान करते हैं कि हमारा लंग्स कितना इन्फेक्टेड है। जी, जी प्रतीक। HRCT का मतलब होता है हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन, ठीक है, यानी कि चेस्ट का हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन करते हैं। और हमारे जो लंग्स हैं, दोनों लंग्स है, राइट और लेफ्ट जो लंग है, इसमें टोटल 5 लोब हैं, ठीक है। राइट वाले लोब में 3 लोब, राइट वाले लंग में 3 लोब प्रेजेंट है, जबकि लेफ्ट वाला थोड़ा सा छोटा होता है क्योंकि वहां पर हार्ट के लिए स्पेस डिप्रेशन प्रेजेंट है, तो वहां पर 2 नोचेज होते हैं, मतलब 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल 5 लोब्स हैं और सिटी स्कोर में हर एक लोब को 5 अंक दिया गया। जैसे आप लोग किसी भी चीज को, जैसे अभी हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे ऑडियंस जो है, इसको अगर पूछा जाए कि आपको कितना ये लाभप्रद लगा, तो वो 5 के संख्या में इसको रेटिंग दे। तो होता है कि हाँ बहुत अच्छा लगा तो 5, बहुत घटिया लगा तो 1। तो उसी तरह कितना इन्फेक्शन है उस हिसाब से हर लोब का 5-5 अंक दिया गया है, 5 अंक। तो उस हिसाब से 5 लोब का हो जाता है 25 अंक, ठीक है। तो जो हम लोग देखते हैं सिटी सीवियरिटी की, जैसे अभी आनंद ने बताया कि इनका है 11/25 आ गया था, इसका मतलब 25 क्या है, हर लोब का 5-5। अब हर लोब में कितना प्रतिशत संक्रमण है उसको डिनोट करता है उसका नंबर।
तो जैसे इनका 11 आया, इसका मतलब है कि इनके लंग्स में 11, अगर रेटिंग करें तो 11 आता है इसका रेटिंग। अब इससे क्या पता चलता है, तो एक बात तो हमेशा याद रखिए कि HRCT का जो भी सिवियरिटी है वो लंग्स के डैमेज होने को डिनोट नहीं करता है, ठीक है। वो लंग्स को डैमेज होने का मतलब ये नहीं डिनोट कर रहा है कि आपका लंग उतना डैमेज हो गया है, वो ये डिनोट करता है कि आपके लंग्स के उतने प्रतिशत हिस्से में इन्फेक्शन हो चुका है, ठीक है, जिसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। अब 11 कहने का मतलब जो भी सिवियरिटी आएगी उसको हम 4 से जब गुना करेंगे तो जो अंक हमें प्राप्त होगा वो होगा उसका प्रतिशत कि उतना प्रतिशत हिस्सा आपका इन्फेक्टेड हो चुका है। अब 11 कहने का मतलब कि 11 गुने 4 यानी कि इनका लंग्स जो था 44% इन्फेक्टेड हो चुका था, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि इनका 44% हिस्सा जो है फेफड़ा का वो खराब हो गया था, वो संक्रमित हो गया था और उसको हम प्रॉपर मेडिकेशंस वगैरह देकर के उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये है HRCT, जिससे आपके फेफड़ों की स्थिति पता चलती है कि वहां पर कितना कफ प्रेजेंट है और कितना वहां पर इन्फेक्शन हो चुका है। जी अभिषेक। जैसे आप जी प्रतीक जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने HRCT क्या होता है समझाया। आनंद से हम जानना चाहेंगे कि जब इन्हें पता चला कि इनकी HRCT स्कोर 11 है, तब इन्हें किन परेशानियों का और किन सिम्टम्स का सामना करना पड़ रहा था? फीवर डाउन नहीं होता है, जैसे 6 घंटे पे भी अगर आप खा रहे हैं पैरासिटामोल, तब भी आपका फीवर 5 घंटे में ही फिर राइज कर जाएगा, कंटिन्यू फीवर रहेगा और इन्फेक्शन और तेजी से फैलते रहता है। और भी बहुत सारा पेन होगा आपको शरीर में, और अगर आपका मेडिकेशन चलने भी लगता है तो आपको, अगर जैसे मेरा मेडिकेशन चलने लगा था तो पेप्सू 13.5 ग्राम मुझे पर डे चल रहा था, तो उससे मेरा शुगर लेवल बहुत हाई हो गया था, SpO2 बहुत हाई हो गया था, क्योंकि SpO2 जब इन्फेक्शन से पहले था तो मेरा 35 था, इन्फेक्शन के बाद मेरा 217 हो गया। SpO2 मैंने तो ऑक्सीजन सैचुरेशन, SGPT नहीं, इनका कहने का मतलब SgPT, सॉरी SGPT, सॉरी SGPT मेरा लीवर वाला 35 था, और इन्फेक्शन के बाद जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था तो शुगर लेवल भी बहुत हाई हो जा रहा था और SGPT भी हाई हो जा रहा था 217, तो उसके लिए फिर अलग ट्रीटमेंट चलने लगता है। बहुत सारा छोटा-छोटा चीज़ आपको, क्योंकि कोरोना के इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपको हाई डोज चलेगा, जिस हिसाब से सीवियरिटी है उस हिसाब से डोज चलेगा और उस हिसाब से आपको असर पड़ेगा। आपके कभी किडनी में दर्द करेगा, कभी लीवर के पास दर्द करेगा, कभी पैनक्रियाज के पास, कभी डायफ्राम पूरा आपका दर्द करेगा। दर्द तो आपको कभी हर जगह करते रहेगा 10 दिन, और बाई चांस मान लीजिए आपको स्टेरॉइड चला है तो स्टेरॉइड पे तो आपको दर्द करना ही करना है जब आप पोस्ट कोविड रिकवरी कर रहे हैं। जैसे मेरा भी स्टेरॉइड परसों बंद हो चुका है, 8 mg खा रहा था, तो जब स्टेरॉइड बंद हुआ है तो हर जगह आपको दर्द करेगा। कहीं ना कहीं मेरा पुराना जो विटामिन D3 की कमी के कारण था वो भी दर्द सब निकलने लगा है। अब सारे हड्डी दर्द कर रहे हैं, जिस साइड सो रहा है उस साइड की हड्डी दर्द कर रहा है। तो सब पुराना जितना भी आपका रहेगा। प्रतीक जी, एस्टेरॉइड्स के रोल को लेकर के काफी सवाल भी उठ रहे हैं कि एस्टेरॉइड के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, स्टेरॉइड देने का सही समय क्या है? स्टेरॉइड कई मामलों में ऐसा केसेस देखने को मिले हैं कि जानलेवा भी साबित हुआ है। तो आखिर ये स्टेरॉइड कितना कारगर है और क्या सही समय है डॉक्टरों द्वारा स्टेरॉइड्स मरीजों को देने के? देखिए अभिषेक, अब स्टेरॉइड जो है इसको लेकर के काफी कंट्रोवर्सीज चल रही है, ठीक है। जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, उनका कुछ और कहना है, कुछ छोटे शहरों के जो डॉक्टर्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से इसका कर रहे हैं। मेरा जो अध्ययन है स्टेरॉइड पे, उसके हिसाब से मैं स्टेरॉइड का अपने अध्ययन के हिसाब से मैं कुछ तथ्य रखूंगा, और इसका कब इस्तेमाल करना चाहिए ये विशेषज्ञ बता सकते हैं, मैं उनकी राय बताऊंगा आपको, और अपना जो मेरा अध्ययन है उसके हिसाब से मैं कुछ बताता हूँ। स्टेरॉइड का प्रयोग जो है वो कब करना है? देखिए, होता क्या है कि जब आपके शरीर में कोई भी पैथोजन हम उस सूक्ष्म जीवी को, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, जो हमारे शरीर में प्रवेश करके
रोग उत्पन्न करता है। तो जब भी कोई पैथोजन हमारे शरीर में प्रवेश कर रोग उत्पन्न करने की कोशिश करता है, तो हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि जो इम्यूनिटी है, वो उसको मारने के काम करता है, मतलब उसे लड़ने की कोशिश करता है। अगर सही समय रहते अगर हमारा इम्यून सिस्टम उसको मारने का जो प्रभावी हथियार है, जिसको एंटीबॉडी कहते हैं, जो हर एक सूक्ष्म जीव के लिए अलग होता है, खास होता है, अगर वो बना ले तो फिर उसको आसानी से मार सकते हैं। लेकिन समस्या यही होती है कि हमारा इम्यून सिस्टम इतनी जल्दी किसी नए पैथोजन को पहचान कर उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बना पाता है। ठीक है, तो जैसे पैथोजन हमारे शरीर में प्रवेश किया, तो उसके प्रवेश करने से वो हमारे शरीर में अपना नंबर बढ़ाता है, अपनी संख्या बढ़ाता है, और फिर हमारे शरीर में बहुत सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लोग रोग कहते हैं। अब हमारा इम्यून सिस्टम भी इसी समय बहुत काम कर रहा होता है। संक्रमण होने के 5-6 दिन के बाद, ऐसा देखा गया है, 5-6-7 दिन 8 दिन के बाद शरीर में बहुत पर्याप्त मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में संक्रमण मतलब वायरस की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। 5-6-7-8 दिन के अंदर बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गया। तो इस परिस्थिति में हमारा इम्यून सिस्टम के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा प्रयास करता है इन पैथोजेंस को मारने की। ठीक है, तो इनको अब इसी दौर में हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता के अंतर्गत एक विशेष तरह का कोशिका आता है, जिसको साइटोकाइन कहते हैं। एक विशेष तरह का सेल है जिसको साइटोकाइन कहते हैं। इसका काम है हमारे इम्यून सिस्टम के, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के दूसरे कोशिकाओं के बीच में सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, तो जब हमारे शरीर पर बहुत तेजी से आक्रमण होगा, तो ये साइटोकाइन कोशिकाएं जो है, साइटोकाइन सेल्स जो हैं, ये खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब ये प्रभावी तरीके से सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, तो जब प्रभावी तरीके से सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाएगा, तो हमारे शरीर के जो दूसरे रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले सेल हैं, जैसे कि इंटरफेरॉन हो गया, मैक्रोफाज हो गया, बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, बहुत दूसरे कोशिकाएं हैं, तो ये इनको पता नहीं चलता है कि किस सेल पर हमला करना है। ठीक है, तो ऐसे परिस्थिति में हमारा इम्यून सिस्टम बिल्कुल अनकंट्रोल्ड हो जाता है, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि अनियंत्रित हो जाता है, और फिर वो हमारे शरीर के कोशिकाओं पर आक्रमण शुरू कर देता है। अब इसका साइड इफेक्ट ये मिलता है कि इसकी वजह से हमारे शरीर के जो अपने ऑर्गन है, अपने जो विशेष अंग है, जो प्रधान अंग है, जैसे कि किडनी हो गया, हमारा लिवर हो गया, हमारा फेफड़ा हो गया, तो यही इम्यून सिस्टम, हमारा ही इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव होने की वजह से हमारे ही ऑर्गन्स को डैमेज करने लगते हैं, और जब वो हमारे ही ऑर्गन्स को डैमेज करने लगते हैं, तो फिर ये बीमारी जो है बढ़ जाती है, और इसी को कहते हैं साइटोकाइन स्ट्रोम। ठीक है, इसमें अचानक से पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, और पेशेंट की अमूमन मौत भी हो जाती है। तो ये परिस्थिति उत्पन्न होती है 6-7वें दिन। तो डॉक्टर क्या करते हैं, अगर इस समय पर अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को डाउन कर दें, अगर हम अपने इम्यून सिस्टम को दबा दें, तो साइटोकाइन स्ट्रोम होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे आप फील्ड में लड़ाई करने जा रहे हैं, आपकी सेना है, और जो सामने से जो आपका प्रतिद्वंदी है वो हवाई फायरिंग शुरू कर दे, तो आपके पास अगर प्रॉपर उसके हिसाब से शस्त्र नहीं है, अस्त्र नहीं है, तो आपको यही करना होगा कि आपको अपना सर ढक के बैठ जाना होगा, ताकि आप दुश्मन की नजरों से बच जाएं और आपके ऊपर कम हमला हो, फिर आपको थोड़ा सा समय मिले तो आप फिर उस पर आक्रमण कर सके। तो इसी तरह हमको अपने इम्यून सिस्टम को बैठाना होता है, डाउन करना होता है। उस टाइम पर स्टेरॉइड काम करता है। स्टेरॉइड जो हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, और इसका एक और काम ये है कि ये इन्फ्लामेशन को, यानी कि जो सूजन हमारे फेफड़ों में कोरोना के संक्रमण की वजह से फेफड़ों में जो सूजन हो गया है, उसको भी कम करता है। तो स्टेरॉइड का काम है सूजन को कम करना और हमारे इम्यून सिस्टम को डाउन करना, ताकि जो साइटोकाइन स्ट्रोम उठ सकता है वो ना उठे और शरीर के मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स को रोका जा सके। तो इसलिए यहाँ पर जी प्रतीक जी, बहुत बेहद अच्छे तरीके से आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि आखिर स्टेरॉइड काम कैसे करता है। तो स्टेरॉइड को आपने पर्सनली यूज किया है, आनंद जी से जानना चाहेंगे। स्टेरॉइड को आपने पर्सनली अपने ऊपर यूज किया है जिस समय आपकी सीटी सिविरिटी HRCT स्कोर 11 थी। अभी आप कितने दिनों से स्टेरॉइड का यूज कर रहे हैं, कब आपने स्टेरॉइड का यूज बंद करा, अभी आपका HRCT स्कोर क्या है, और कौन से प्रॉब्लम्स, कौन से सिम्टम्स आपको तब देखने को मिले थे जब आपकी सीटी सिविरिटी 11 थी, और अभी आपका सीटी सिविरिटी क्या है, संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करें।
जी आनंद जी। सबसे पहले तो स्टेरॉयड मुझे 15 दिन चला था और ग्रेजुअली डाउन किया गया था। जैसे छठे दिन जब फीवर हो गया था, 5 दिन ट्रीटमेंट होने के बाद उसके बाद मुझे स्टेरॉयड स्टार्ट किया गया था 8 mg का। 8 mg 3 टाइम दिया जाता था। जब 5 दिन वो चल गया था तो फिर 8 mg ही 2 टाइम कर दिया गया, सुबह शाम। फिर 5 दिन वो चला और फिर ग्रेजुअली उसे भी कम कर दिया गया 8 mg का ही 1 टाइम। तो 5 दिन 5 दिन 5 दिन 8-8 mg, पहले 3 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 1 टाइम। ये मेरा स्टेरॉयड का था और मुझे सूट किया और मेरा ठीक चला। उसके बाद जो स्टेरॉयड का साइड इफेक्ट होता है वो सब थोड़ा-थोड़ा दिखा कि दर्द हर जगह करना, और एंटीबायोटिक की वजह से भी जो मेरा एसजीपीटी था वो सब दर्द कर रहा था। लेकिन पोस्ट कोविड में ये सब होता ही है, थोड़ा बहुत होता ही है। दूसरा आपने बोला कि कोविड निमोनिया का उस टाइम कैसे पता चला था। पता करना कोविड का आसान है, कोविड-19 का, लेकिन निमोनिया का थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस दिन मेरा टेस्ट था एचआरसीटी का, उस दिन भी मुझे सुबह में याद है कि किसी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि 6 मिनट वॉक टेस्ट कीजिए। तो बड़ी इजीली मैंने 6 मिनट वॉक टेस्ट भी कंप्लीट कर लिया। मैंने अपने एक फ्रेंड के सामने 40 सेकंड तक सांस भी रोक के देखा था। यूट्यूब पे चल रहा था कि कोई 40 सेकंड तक सांस रोक ले तो लंग्स में कोई इन्फेक्शन नहीं है। तो मैंने स्टॉप वॉच लगा के 40 सेकंड 42 सेकंड इजीली रोक ले रहा था, 6 मिनट वॉक टेस्ट भी कर ले रहा था और सांस भी होल्ड कर ले रहा था आराम से, सब कुछ हो रहा था। लेकिन एक चीज था, फीवर नहीं छोड़ रहा था मुझे। इससे पता चल रहा था, और टायर्डनेस धीरे-धीरे बढ़े जा रहा था। पहले मुझे जो 4 तल्ला 5 तल्ला चढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, अब लगता था 4 तल्ला बहुत भारी हो रहा है मेरे लिए, जबकि ऑक्सीजन का सैचुरेशन मेरा गिर भी नहीं रहा था। तो लग रहा था कि निमोनिया कहाँ से हो सकता है मुझे, क्योंकि 97 ऑक्सीजन भी तो बना आपका हुआ मेंटेन था। है जी। ऑक्सीजन मेंटेन है, सांस होल्ड कर पा रहे हैं, 6 मिनट वॉक टेस्ट भी क्लियर कर पा रहे हैं। तो क्लियर था कि निमोनिया नहीं होगा मुझे, कोविड है, कोविड से रिकवर कर जाऊंगा। लेकिन फिर भी सजेस्ट किया कि टायर्डनेस बढ़ रहा है, मेरा फीवर डाउन नहीं हो रहा है दवा चलने पर भी। तो गया फिर एचआरसीटी कराने, तो सीवियरिटी 11 आ गया। तो कोविड का आपको बहुत सारा सिम्टम दिखेगा कोविड-19 का, लेकिन निमोनिया में थोड़ा सा छोटा-छोटा चीज पकड़ना पड़ता है। जैसे वो कौन-कौन सी छोटी चीजें हो सकती हैं? वही छोटी चीज, टायर्डनेस, फीवर, जो आपको दिखेगा उसको इग्नोर नहीं करना कि हाँ फीवर है, ये तो कोविड के कारण ही है। लेकिन अगर आपका दवा चल रहा है, आपको 6-6 घंटा पे बुखार हाई आ जा रहा है। कौन-कौन से जांच महत्वपूर्ण है आनंद जी, जो जांच आपने भी कराए होंगे, और कौन-कौन से जांच आपके अनुभव के अनुसार सही समय पे हो जाने चाहिए? जैसे एक सीआरपी से आपको ये पता चलेगा, अगर शुरू के 5 दिन है तो आपको एंटीजन या आपको आरटीपीसीआर आप कराते तो माउथ में मिलेगा। जैसे मेरे साथ हुआ था कि 5 दिन बाद मैंने अपना एंटीजन और आरटीपीसीआर कराया तो मेरा नेगेटिव आया था। तो मुझे क्लियर हो गया था कि मेरा तो अब कुछ नहीं है, कोविड से क्लियर है। मेरा एजिथ्रोमाइसिन मैंने खाया, इसलिए कुछ भी अब नहीं है। लेकिन फीवर डाउन नहीं हो रहा था, तो वही टेस्ट कराया था तो फिर निमोनिया निकल गया था। दूसरा कि आपने कहा कि कौन-कौन से टेस्ट कराने चाहिए इसमें, तो एक तो अगर आपका शुरुआती स्टेज है तो आप एंटीजन टेस्ट करा सकते हैं, सिंपल एंटीजन का। हेलो, जी जी जी, एम आई ऑडिबल? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। तो एंटीजन टेस्ट आप करा सकते हैं। एक ब्लड में अगर आपको कराना है तो आप सीआरपी करा सकते हैं। सीआरपी 6 वैल्यू के नीचे होना चाहिए। वो आपका अगर बढ़ा हुआ है तो भी आपको पता चलेगा कि हाँ आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो ज्यादा है, उससे भी आपको पता चलेगा। आपका थोड़ा डी डाइमर अगर बढ़ा हुआ है तो उससे भी आप देख सकते हैं। अच्छा, सारी जो दवाइयां आपके ऊपर डॉक्टर ने स्टेरॉइड जी जी आपका लिम्फोसाइट, अगर लिम्फोसाइट भी आपको बता सकता है, इसेनोफिल्स भी बता सकता है, सीबीसी अगर आप ब्लड काउंट जो होता है टेस्ट, लिम्फोसाइट के काउंट्स बढ़ जाते हैं या घटते हैं कोविड के समय? लिम्फोसाइट के काउंट्स बढ़ते हैं या घटते हैं अगर आपको लंग्स इन्फेक्टेड है आपका? तो घट जाते हैं, आई थिंक बढ़ जाते हैं। प्रतीक जी बताएंगे। बढ़ जाते हैं। किसी भी प्रकार का शरीर में किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन होगा तो आपका लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ जाएगा।
वो लिम्फोसाइट्स नॉर्मल कंप्लीट ब्लड जो सीबीसी होता है अकाउंट से हमें लिम्फोसाइट्स की जानकारी मिल जाएगी। आनंद जी, जो भी दवाइयाँ आपको चली, क्या डॉक्टर ने आपको रेमडेसिविर का सजेशन नहीं दिया? क्योंकि रेमडेसिविर एक अफरा तफरी इस दवा को लेकर के बहुत मची है बाजार में, और ऐसा कहा जा रहा है कि ये कोई रामबाण है। इसका जवाब हम प्रतीक जी से लेंगे कि क्या कैसे काम करता है रेमडेसिविर। इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे आनंद जी, क्या आपको डॉक्टर ने रेमडेसिविर सजेस्ट नहीं किया, और नहीं किया तो क्या कारण हो सकता है जिस वजह से नहीं किया? मुझे डॉक्टर ने रेमडेसिविर सजेस्ट नहीं किया था, और इसका कारण जो मुझे लगता है कि मेरा 5 दिन ऑलरेडी हो चुका था। अब मेरा टाइमिंग था मेरे इम्यूनिटी को घटाने का। अब वायरस के नंबर जितना बढ़ना था वो बढ़ चुका था। हाँ, इन्फेक्शन फैल रहा था मेरा, लेकिन वायरस का जो आना था माउथ से चेस्ट में वो पहुंच गया था। अब इन्फेक्शन फैल रहा था। अब मेरा टाइम था इम्यूनिटी घटाने का, इसलिए स्टेरॉइड से ही मेरा काम हो गया। हाँ, अगर मेरा शुरू में ही, मुझे जैसा प्रतीक जी से भी समझ के लगा, अगर स्टेरॉइड शुरू में ही चलता तो रेमडेसिविर ये सब का हो सकता है। लेकिन रेमडेसिविर जैसा दिख रहा है 14 से नीचे वाले को नहीं दिया जा रहा है, या 13-14 उनसे नीचे वाले को नहीं दिया जा रहा है। 11 पे मेरा स्टेरॉइड पे, बाकी भी जो दवा है उनका ही डोज बढ़ा दिया गया। जैसे मेरे फैमिली में बाकी को 1.5 ग्राम चल रहा था, तो मेरा सीवियरिटी देखते हुए 13.5 ग्राम कर दिया गया था। तो 13.5 ग्राम से बस साइड इफेक्ट हुआ कि वही एसजीपीटी मेरा बहुत हाई चला गया, और शुगर बहुत हाई चला जाता था। प्रतीक जी से आगे हम जानना चाहेंगे यही सवाल का जवाब कि रेमडेसिविर को लेकर के अफरा तफरी का माहौल है, कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आ रही हैं। ब्लैक मार्केटर्स भी रेमडेसिविर को बहुत मतलब उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, और उपलब्ध भी करा रहे हैं तो औने पौने भाव पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, और आपदा के समय में उनका लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में रेमडेसिविर दवा को लेकर के एम्स ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उनके निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कि रेमडेसिविर कोई रामबाण नहीं है, रेमडेसिविर प्राण घात मतलब प्राण घात से बचा नहीं सकती। तो रेमडेसिविर को लेकर के आपकी क्या राय है, और आपकी क्या स्टडी है? रेमडेसिविर कैसे काम करता है, और इसकी जरूरत किन मरीजों को है? अभिषेक जी, देखिए रेमडेसिविर जो है वो बिल्कुल सही है कि वो कोई रामबाण है नहीं, ठीक है। और दूसरा क्या है, कुछ चेतावनी है रेमडेसिविर को लेकर जो मैं सबसे प्रारंभ में देना चाहूंगा। रेमडेसिविर सबसे पहली बात कोई रामबाण इलाज है नहीं। दूसरा, हम रेमडेसिविर के भरोसे नहीं रह सकते। रेमडेसिविर पे पूर्णतः आश्रित होना पूर्णतः बेवकूफी, ठीक है। दूसरा क्या है, रेमडेसिविर का प्रयोग कभी भी घर पे नहीं करना है किसी भी परिस्थिति में, और अपने हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। तीसरा क्या है कि रेमडेसिविर का प्रयोग हमेशा डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही और अस्पतालों में ही किया जाना चाहिए। तो अगर कोई सोचे कि कोविड का रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया है, ब्लैक से खरीद लेते हैं, कहीं से भी जुगाड़ कर लेते हैं रेमडेसिविर का और खुद से चढ़ा देते हैं, तो शायद आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप अपने मरीज को खो सकते हैं अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो, क्योंकि ये आपके व्यक्तिगत यूज के लिए बिल्कुल भी नहीं। ये बिना कंसल्टेशन के इसका इस्तेमाल करना पूर्णतः घातक है। अब है कि रेमडेसिविर काम क्या करता है, तो इससे पहले थोड़ा सा फिजियोलॉजी समझे अगर कोरोना वायरस की। तो कोरोना वायरस जो है हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है तो हमारी कोशिकाओं पर इसका पहला अटैक होता है, कोशिकाओं पर यानी कि सेल पे। सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको कहते हैं राइबोसोम। आप इसको जेरॉक्स करने की मशीन भी समझ सकते हैं। राइबोसोम क्या करता है, ये हमारे आरएनए को, हमारे बॉडी में डीएनए है, डीएनए से फिर उसको आरएनए बनाया जाता है, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। वो एक विषय है जिस पर बच्चे पढ़ते हैं। तो आरएनए, जो डीएनए से जो आरएनए बनता है उसकी कॉपी बनाने का काम करता है राइबोसोम। तो जब कोरोना वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो अपना आरएनए, उसको अपने आरएनए को रेप्लिकेट कराना है, तो उसका इस्तेमाल भी वो हमारे सेल के राइबोसोम से करता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपना नंबर इंक्रीज करता है। आरएनए के ऊपर और डीएनए के ऊपर नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होता है। 4 नाइट्रोजनस बेस हैं, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन, गुआनिन। ये होता है डीएनए में, और आरएनए में होता है एडेनिन, साइटोसिन, यूरेसिल एंड गुआनिन। मतलब आरएनए के केस में जो है थायमिन की जगह पर यूरेसिल होता है। यानी कि ये 4 नाइट्रोजनस बेस हैं, और ये चारों नाइट्रोजनस बेस आपस में जोड़ करके ही एक पूर्णतः वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आरएनए का स्ट्रैंड बनाते हैं या डीएनए का स्ट्रैंड बनाते हैं। तो जब अगर हम इस वायरस के आरएनए से अगर किसी नाइट्रोजनस बेस को
अगर हम रिप्लेस कर दे किसी दूसरे आर्टिफिशियल चीज से या कुछ ऐसे से जिससे कि वो भ्रम में आ जाए, तो उससे क्या होगा कि उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही जेनेटिक मटेरियल चेंज हो जाएगा उसका अस्तित्व भी बदल जाएगा। अगर हमारा अस्तित्व है, अगर मैं आपको इस तरीके से दिख रहा हूँ, तो ये मेरे जेनेटिक मटेरियल यानी कि मेरे डीएनए की वजह से है। अगर मेरे डीएनए कुछ और होता तो मैं कुछ किसी दूसरे तरीके से दिखता। तो वो पूर्णतः किस पर, हमारा जो अस्तित्व होता है वो हमारे डीएनए पर यानी कि हमारे जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो अगर हम उस वायरस का जेनेटिक मटेरियल चेंज करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि उसका अस्तित्व चेंज हो जाए। तो रेमडेसिविर भी ऐसे ही काम करता है। रेमडेसिविर क्या करता है, वो उस वायरस को मारता नहीं है, उस वायरस के एडेनिन को चेंज करता है। रेमडेसिविर का में कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिसका केमिकल स्ट्रक्चर हूबहू एडेनिन की तरह है, जो कि आरएनए पे प्रेजेंट है। तो जब हम रेमडेसिविर चढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जब कॉपी होना शुरू हो रहा है राइबोसोम में, तो उस टाइम पर क्या होता है कि वो वायरस के एडेनिन को रिप्लेस करता है आर्टिफिशियल एडेनिन से, ठीक है। आर्टिफिशियल एडेनिन हम यहाँ पर नाम रख रहे हैं इस दूसरे एडेनिन का जो केमिकली हम दे रहे हैं रेमडेसिविर के जरिए। तो ये आर्टिफिशियल एडेनिन जो है उस एडेनिन को रिप्लेस कर रहा है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि वायरस को लग रहा है कि उसका आरएनए रेप्लिकेट हो रहा है, लेकिन हम रेप्लिकेट कर रहे हैं उसके डुप्लीकेट कॉपी को। तो इस कंडीशन में आरएनए वायरस का संख्या कम होने लगता है। लेकिन वायरस के अंदर भी कुछ ऐसे सिस्टम है, कुछ ऐसा केमिकल है जो इस चीज को डिटेक्ट करने की कोशिश में लगा हुआ रहता है कि कहीं कोई एक्सटर्नल पार्टिकल तो नहीं हमारे जेनेटिक मटेरियल में ऐड हो रहा है। तो उसको पता चल जाता है और वो क्या करता है, डिलीट करना शुरू करता है। यानी कि जो हमारे बॉडी में जो हमने जो फॉल्स एडेनिन ऐड किया था, जो डुप्लीकेट एडेनिन हमने ऐड किया था, वो उसको रिमूव करने लगता है। इतनी ही देर में हम क्या करते हैं, दूसरा डोज ऑफ रेमडेसिविर भी दे देते हैं। और ताबड़तोड़ जब हम रेमडेसिविर के कई सारे डोजेस दे देते हैं तो उससे बहुत ज्यादा नंबर में आर्टिफिशियल एडेनिन वहां पर ऐड हो जाता है। और फिर इस कंडीशन में वायरस कंफ्यूज हो जाता है और फिर वायरस का संख्या बढ़ने की वजह पर वो थोड़ा सा रुक जाता है। और जैसे ही उसकी संख्या में रुक गई, उसकी संख्या बढ़नी कम हो गई, तो हमको टाइम मिल जाता है ट्रीटमेंट प्रोसीजर को आगे बढ़ाने का, और फिर हम उसको ठीक करने के लिए प्रॉपर मेडिकेशंस चलाते हैं। अब रेमडेसिविर दे कब, तो रेमडेसिविर को देने के लिए पेशेंट के बहुत सारे सिचुएशंस को देखना होगा। अगर मान लीजिए कि पेशेंट के अंदर बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में चला गया है, बीमारी बहुत सीवियर हो गई है और बहुत ज्यादा नंबर में वायरस आ गया है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो फिर उसमें रेमडेसिविर कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि हम कितने जेनेटिक मटेरियल को चेंज करेंगे, हम खुद भी सोच सकते हो कि कितने को चेंज करोगे आप। और अर्ली स्टेज में रेमडेसिविर देना फिर वो अलग एक लॉस का विषय है। तो इसके ऊपर जो है एक गहन अध्ययन करके डॉक्टर पेशेंट के पूरे सिचुएशन को, उसके उम्र को, उसके शरीर के दूसरे बीमारियों की स्थिति को, उसके इन्फेक्शन की स्थिति को, सबको समझ के तब रेमडेसिविर चलाते हैं। ऐसे नहीं कि हड़बड़ा करके कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया रेमडेसिविर दे दो। इसी वजह से अफरा तफरी है। अगर हम इसको समझे कि ये किस तरह से काम करता है तो फिर शायद ये अफरा तफरी कम हो जाएगी। जी अक्षय। जी प्रतीक जी, आपने बेहद अच्छे तरीके से स्टेरॉइड के प्रयोग को, रेमडेसिविर के प्रयोग को, HRCT स्कोर क्या होता है, सभी चीजों को बेहतरीन तरीके से बताया। वहीं आनंद जी ने अपना अनुभव साझा किया। फिलहाल हम आनंद जी से जानना चाहेंगे कि अभी उनकी तबीयत कैसी है और अभी वो कैसा अनुभव कर रहे हैं। मेरी तबीयत तो अब रिकवर कर रही है। पोस्ट कोविड जो रिकवरी होता है या दवा अब मेरा बंद हो रहा है धीरे धीरे, और जो भी विटामिन है उन सब की कमी जो हो गई है, बस अब उसे फुलफिल किया जा रहा है। बाकी अब कोई एंटीबायोटिक नहीं चल रहा है, या स्टेरॉइड भी मेरा बंद हो चुका है। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा जी। स्टेरॉइड की वजह से बॉडी में विटामिन B12 और विटामिन D3 की कमी हो सकती है और उसकी वजह से हड्डियों में दर्द होता है। D3 की कमी बहुत रिमार्केबल है स्टेरॉइड के प्रयोग में, ठीक है। और अगर किसी पेशेंट में, जैसे कि आनंद पहले ही बताया आनंद जी ने कि इनका विटामिन का पहले से भी डेफिशिएंसी चल रहा था, तो इस वजह से इनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल, ये ऐसा हो सकता है। तो जो लोग फिलहाल प्रिकॉशनरी तौर पर अभी कोविड से इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, क्या वो विटामिन D वगैरह को कंटिन्यूअस वे पे उन्हें लेने चाहिए ताकि वो इन फ्यूचर अगर उन्हें इन चीजों का सामना करना पड़े तो शायद प्रॉब्लम्स कम हो, तो क्या लाभप्रद होगा? देखिए अभिषेक, अगर आपके अंदर कोई बीमारी नहीं है तो दवाई खानी बेवकूफ़ी है।
हाँ, बिल्कुल। इससे दो तरह की बातें हैं। एक तो कि आप अननेसेसरी केमिकल्स पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। दूसरा क्या है कि इससे मार्केट में जो जरूरी की दवाई है, जिसको वास्तव में जरूरत है, उसकी बहुत बड़ी कमी हो सकती है। तो आपको अगर लग रहा है कि हमको प्रिकॉशन लेना है, तो हम उन डेफिशिएंसीज को अपने डाइट से पूरा कर सकते हैं। अभी आइडेंटिफाई एकदम, करें हाँ, डाइट। अभी हमको हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं कि एकदम हमको विटामिन कोई ऐसी डी जांच चाहिए ही। जिससे वो पता चल जाए कि कौन सी विटामिन की डिफिशियंसी है, ऐसी कोई लैब टेस्ट? हाँ, इसके लिए खून की जांच होती है। खून की जांच से आप पता कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में आप वैसे फूड लीजिए जिसमें जिंक हो, ठीक है, जिसमें मिनरल्स हो, तो जिंक आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी 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 जी, सुन रहा हाँ, हूँ। विटामिन तो सी, आप जिंक और विटामिन डी के बारे में बताइए। विटामिन सी ले सकते हैं। विटामिन सी के लिए जो रिच डाइट है वो ले सकते हैं। प्रोटीन रिच डाइट ले सकते हैं। मिनरल रिच डाइट ले सकते हैं। विटामिन डी के लिए कैल्शियम। आप अपना आपका जो फूड है वो इतना हेल्दी हो कि आपको किसी तरह के मेडिसिन की जरूरत ना पड़े अर्ली स्टेज पे। आपको अगर बीमारी नहीं है तो आपको किसी तरह की मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपके अंदर कोई भी एक छोटा सा भी सिम्टम अगर अपियर हो रहा है तो आपको चौकन्ना रहने की बहुत जरूरत है। जी। तो आज के और इस चर्चा में हमारे साथ जी जी कोविड में जी जी, एक अपनी चीज बात बहुत रखिए। काम कर कोविड में एक चीज बहुत दवा से भी ज्यादा काम करता है, खाना। लगता है कि ये कितना सिंपल चीज बता रहे हैं, लेकिन जैसे बहुत ज्यादा खाना, एक तो भूख भी आपको उसी हिसाब से लगेगा। अगर आप रिकवर थोड़ा भी करना स्टार्ट कर दिए हैं तो आपको भूख भी लगेगी, और खाना खाना बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे अगर आप 3 टाइम खा रहे थे तो 4 टाइम आपको खाना पड़ेगा, 2-3 टाइम दलिया, जो भी आप खाते हैं। लेकिन खाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में भी मैंने देखा है, वहाँ पे खाना से ही आधा रिकवरी होता था और आधा मेडिसिन से होता था। फिर लगेगा कि बहुत सिंपल चीज है कि क्या है खाना, लेकिन उस पे नहीं नहीं, उसमें सही, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं कि डाइट का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है कोरोना के दौरान। इससे आज के इस सेशन में प्रतीक रत्न हमारे साथ थे और आर के आनंद थे। दोनों का ही बेहद शुक्रिया, इन्होंने आज बताने का प्रयास किया कि आखिर एस्ट्रॉयड क्या प्रयोग है, रेमडेसिविर का इस्तेमाल कब और किस समय करना चाहिए, इसके साथ ही कौन सी शुरुआती दौर में जांच है जो कराने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तमाम तरह के मूल बिंदुओं पर, मुख्य बिंदुओं पर आर के आनंद जी ने और प्रतीक जी ने ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। इस लाइव वीडियो के माध्यम से आप इसे शेयर करके अधिक से अधिक लोगों को ये लाभ पहुंचा सकते हैं कि कोरोना वायरस से आखिर सही समय पे रहते सही उपचार और सही समाधान करते हुए कैसे हम बच सकते हैं। आज एक और कार्यक्रम है जो अभी से ठीक 1 घंटे के बाद 8 बजे हम बिहारी के फेसबुक पेज और पर है, जो कि एक संस्था है जर्नलिस्ट फॉर सोशल रिफॉर्म JSR, उसके तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित है। इसमें यूके के लंदन से हमारे साथ डॉक्टर रंजीत सिंह जुड़ेंगे और होस्ट होंगे हमारे बायोलॉजी के फैकल्टी, जो भी हमारे साथ प्रतीक सर जुड़े हैं, प्रतीक जी। और प्रतीक जी और डॉक्टर रंजीत सिंह से ये चर्चा होगी कि कोरोना वायरस से का समाधान कैसे निकाला जाए, कैसे सही समय पे इससे बचा जा सकता है, कौन से सही उपचार है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मृत्यु दर बढ़ते जा रहे हैं, हम बहुत लोगों को कोरोना की वजह से खो रहे हैं, इस मृत्यु दर को कैसे कम किया जाए। तो उम्मीद करते हैं आप रात 8 बजे हम बिहारी के पेज से इस लाइव से जुड़ेंगे। JSR जर्नलिस्ट फॉर सोशल रिफॉर्म के पेज पर भी यह उपलब्ध होगा और लाइव के बाद हम इस पेज पर भी इसे शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो बेहद ही धन्यवाद आप सभी का इस लाइव को देखने के लिए। प्रतीक रत्न जी का भी एक बार फिर से शुक्रिया और आर के आनंद जी का भी शुक्रिया। आप देख रहे थे बहुत बहुत जर्नलिस्ट धन्यवाद। अभिषेक रंजन जी, आप देख रहे थे जर्नलिस्ट अभिषेक रंजन। आगे भी तमाम जानकारियों को आपके बीच लाने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार। जय बिहार।